राजा गुप्ता सर का मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आप आए। मैंने ट्राइपॉड, एक लकड़ी, एकदम सच बात बता रहा हूँ आपको, एक लकड़ी मैंने रखी और एक सस्ता सा मोबाइल फ़ोन ख़रीदा। यूपीएससी निकालना था, कलेक्टर बनना था। और वहाँ पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं मिला आपको कि आप अपना चैनल नहीं चलाए, अपना कोचिंग नहीं रन करें? और ये मेरा साइड एक पार्ट टाइम जॉब थी, जो बाद में प्रोफेशनल जॉब बनी। और वहाँ पे क्या आपके साथ भी वो रिस्ट्रिक्शंस थे कि जब यहाँ हो तो कहीं के नहीं रहो? लेकिन अगर आपने एक बुक बना ली हम्म। तो 3 से 4 साल तक वो बुक आप सेल कर सकते हो। आपके पास में कोई ऐसी बैकग्राउंड वाली टीम नहीं थी, आप इंडिपेंडेंट थे, तो आपने उस बुक को एज अ प्रोडक्ट कैसे बनाया? डर नहीं लगता ई बुक्स तो ऐसे ही डाउनलोड हो जाती है, पायरेसी का कुछ? एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ऐसी हुई थी, रेगुलर मेरे कंटेंट को कॉपी करते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बच्चे जान गए होंगे। और फिर मैंने एक्शन लिया उनके ऊपर। अब इसमें ना सर एक बड़ा तर्क इस बात पे भी आता है कि आप बुक सेल करके कितना ही कर लेंगे। कंपटीशन मेरा खुद से है। जैसे आप देखिए, खान सर का टेस्ट अलग है, अंकित सर का टेस्ट अलग है, और कुमार गौरव सर का टेस्ट अलग है, मेरा अलग है। Correct. मेरी भी ऑडियंस घटी है और सारे टीचर्स की घटी है। बट मैं उनसे इंस्पायर नहीं होता काफ़ी, क्योंकि तो उसको कैसे देखते हैं आप? ये जो कंपटीशन क्या कहीं खा जाएंगे छोटे टीचर को? क्या मैं इतना बड़ा बन पाऊंगा? पहला क्वेश्चन। मैं अलमारी में घुस करके रिकॉर्डिंग किया हूँ जब मेरे पास एक हॉल था। टेक्नोलॉजी ड्रिवन फ्यूचर है। शायद मेरा समय बदल जाए, मैं पीडब्ल्यू एक्वायर कर लूँ। टीचर्स टॉक की इस सीरीज में आज मैं आपको एक ऐसे टीचर से मिलाने जा रहा हूं जो बहुत सारे डाउट आपके ऐसे क्लियर हो जाएंगे। वो डाउट अक्सर उन टीचर के मन में होते हैं जब वो किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे होते। मोटी सैलरी होने की वजह से उन्हें खुद का एक एम्पायर या कहूँ कोचिंग खड़ा करने में दिक्कत आए, मन में बहुत सारे डर हो, तो आज वो सारे आपके खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ साथ एक ऐसे टीचर जिन्होंने 1 से 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल को 6 से 7 मिलियन पर पहुंचाया, और उसके बाद सब कुछ छोड़कर अपना खुद का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। वैसे तो उनके बारे में इंट्रोडक्शन देना मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि मैंने उनकी जर्नी को बड़ी करीबी से देखा, मेरे अच्छे मित्र हैं। और स्टूडियो में सर राजा गुप्ता सर का मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने समय दिया। थैंक यू सर। सर इसकी शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि पहले मैं आपको मेरी ऑडियंस के बारे में बता देता हूँ कि आज जो लोग देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि एक ऑनलाइन कोचिंग का प्लेटफॉर्म चालू किया जाए, या फिर कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि यूट्यूब से इंडिपेंडेंटली कैसे बिजनेस बनाया जाए। और मुझे लगता है कि आप एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है उस चीज़ के लिए। तो क्यों ना आप अपनी जर्नी को बताएं सर। जर्नी कहाँ से, जब आपने एक बड़े प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, एक बिल्कुल यंग, क्या एज थी सर उसमें? उस समय मेरी एज लगभग 24 थी 24 जब से। मैं रेगुलर अपनी टीचिंग पे आया। बस वहीं से शुरू करना वहीं है से सर। शुरू Sure, किया sure. मैंने। तो पहले शुरुआत में यूपीएससी का सपना था, और यूपीएससी निकालना था, कलेक्टर बनना था। और मैं बहुत बड़े घर से बिलोंग नहीं करता था। मैं एक ऐसे घर से था जहाँ पर अपना जीवन चलाना इम्पोर्टेंट था। तो मैं क्लास 6 से मैं ट्यूशन देता था सारे स्टूडेंट्स को। 6, 7, 8, 9, 10 ऐसी मेरी जर्नी रही है। और फिर मैं स्कूल कैप्टन बना, कॉलेज में भी अच्छा नाम हुआ। धीरे 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 मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस आया, और टीचिंग से मैं शुरू से जुड़ा रहा कि अब मुझे कुछ करना है। जैसे एग्ज़ाम निकलते रहे, एसएससी सीजल निकाला मैंने, सीएसएल निकाला। उसके बाद मुझे लगा कि टीचिंग ऐसी फील्ड है जहाँ पे मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। और ये मेरा साइड एक पार्ट टाइम जॉब थी, जो बाद में प्रोफेशनल जॉब बन गई। ग्रेट। और उसके बाद सर फिर मैं ऑफलाइन में था कई सालों तक। लेकिन कोरोना के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर टीचर को बढ़ना है तो उसे ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी। और फिर मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म स्विच किए। शुरुआत में जब मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था स्टडी करके नाम का, जिसमें अभी पुराना चैनल है, 65,000 सब्सक्राइबर है। अच्छा। और मेरे नाम से जो चैनल है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, उसमें मैंने 7 मंथ्स में 2,25,000 सब्सक्राइबर किए हैं। ग्रेट ग्रेट। तो सर उसमें मैंने जब स्टार्टिंग की तो मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं था। मैंने ट्राइपॉड, एक लकड़ी, एकदम सच बात बता रहा हूँ आपको, एक लकड़ी मैंने रखी और एक सस्ता सा मोबाइल फ़ोन ख़रीदा 6,000 रुपये का। और वहाँ से मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। जो भी आ रहा था वो सब बोल रहा था। क्या बात है।
उसके बाद सर देन लगातार मुझे पता था कि इनोवेशन की ज़रूरत है और मैं क्रेजी जी के ट्रिक चैनल में आया। उस समय पे क्रेजी जी के कितने सब्सक्राइबर थे? 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर थे। ओके। उसके बाद मेरे को अनअकैडमी में अपॉर्चुनिटी मिली। वाईफाई स्टडी इंडिया का सबसे बड़ा चैनल, 17 मिलियन सब्सक्राइबर है, और वाईफाई स्टडी 2.0 में 6 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। अच्छा। तो दोनों चैनल में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और उसके बाद मुझे लगा कि अब कुछ ऐसा करना चाहिए जो रिवोल्यूशनरी हो। करेक्ट। मेरे अंदर की जो चिंगारी थी लगातार वो आग बनती गई और फिर मैंने अपना चैनल यहाँ पे स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया। और उसमें सबसे बड़ी हेल्प आपने करी। अरे सर, ये तो मेरा सौभाग्य था। हेल्प क्या कहेंगे उसको, जब कोई अच्छा कंटेंट क्रिएटर मिलता है, टीचर मिलता है, तो मुझे लगता है कि एक अलग मोटिवेशन मुझे भी आ जाता है कि अरे सर राजा सर जैसे लोग अगर के साथ थोड़ा भी काम करने का मौका मिले तो शायद इस एजुस्कॉट के प्लेटफॉर्म पे मैं थोड़ी बहुत भी वैल्यू एडिशन कर पाऊँ। नहीं, केवल आपने मेरे स्टूडियो पर्पस पे बस हेल्प नहीं किया, आपने मुझे पर्सनली मोटिवेट भी किया और बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ भी डिस्कस करी। तो मुझे बैक एंड पे ये था कि मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हैं। मैं हमेशा तो ये आज भी पॉसिबल है कि आज मैं जो भी कर पाता हूँ तो एक कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी होता है। कहते हैं ना कि एक ऐसी शक्ति जो आपके पीछे काम कर रही होती है। तो ऐसी बहुत सारी एनर्जीज़ हैं जो मुझे लगातार काम करने के लिए मोटिवेट कर रही हैं। सर, जैसे आपने बताया कि एक बड़े चैनल्स आपके साथ में थे और वहाँ पे एक अच्छी सैलरी भी थी, पर वहाँ पे क्या आपके साथ भी वो रिस्ट्रिक्शंस थे कि जब यहाँ हो तो कहीं के नहीं रहोगे? ये वाली जो प्रॉब्लम है हर एक टीचर को होती है लगभग, कि जब वो किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ता है तो उसे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ ना कर पाए। और कई बार ऐसे बहुत सारे प्लान्स, प्रोजेक्ट होते हैं जो हम एक्सिक्यूट नहीं कर पाते हैं और हमें हर एक प्रपोजल को देना पड़ता है और वो प्रपोजल एक्सेप्ट होगा तो ही बढ़ेगा, वरना हमारा प्लान्स रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपके अंदर बेहतरीन आइडिया है जो आपको आगे लेके जा सकता है तो बेहतर है कि आप खुद का प्लेटफॉर्म स्टार्ट करें। नहीं, मुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे जी। और आपके मन में भी वो संकोच था कि मैं एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो आपको एक अच्छी सैलरी भी दे रहा है, अनअकैडमी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, उसको आप छोड़ने में बड़े दुविधा में थे और हमारा डिस्कशन कई दिनों तक चला उस विषय पर। उसको छोड़ने के बाद लाइफ कितना चेंज हुआ सर? शुरुआत में इतना आसान भी नहीं होता है क्योंकि आपको अपने नई नई चीज़ें बनानी होती हैं। आपको स्टूडियो बनाना होता है, आपको एप्लीकेशन बनाना पड़ता है, आपको बैक एंड टीम बनानी पड़ती है, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप करने पड़ते हैं। शुरुआत में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ एक टीचर या कोई भी फील्ड में व्यक्ति काम करता है तो उसका आउटपुट मिलता है सर। ये मतलब मैं इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्स सैलरी पे अनअकैडमी को लीव किया तो क्या वो x+2 या x² हुआ? शुरुआत में तो मुश्किल था, 3-4 महीने 5 महीने तक प्रॉब्लम आई है, लेकिन उसके बाद से वापस से रेवेन्यू जनरेट होने लगा। इक्विवेलेंट हो गया? इक्विवेलेंट हो गया। ग्रेट। मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें आपकी टीम पे जो खर्च है ना वो बराबर हो जाता है। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है, लेकिन शुरुआत में आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है और एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क, कंसिस्टेंसी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट खर्च। मुझे लगता है एक जॉब करने वाले पर्सन को उस जॉब को छोड़ना ही एक सबसे बड़ा रिस्क होता है। बहुत बड़ा उसके बाद मेरे ख्याल से अगर वो रिस्क ले लिया तो उसके बाद बाकी रिस्क मेरे इजी हो जाते हैं। सेम मैंने मेरे काम में भी ऐसे ही पहला रिस्क जब महिंद्रा को छोड़ा था जी, तब वो रिस्क मैंने मेरी लाइफ में लिया था। एक चीज़ मैंने और कॉमन देखी आपके इस पूरी साइकिल में कि जब आप इन चीज़ों को छोड़ लिया, आपने आपके प्लेटफॉर्म को स्टेबल कर लिया, अब उसके बाद भी आप अलग अलग ब्रांड के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे अभी लेटेस्ट में भी आपने एक ब्रांड को कनेक्ट किया है, तो वहाँ पर जब आपका प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाता है तो उसके बाद में जो एटीट्यूड होता है बिग जाइंट्स का वो कैसे चेंज हो जाता है? एक्चुअली जब आप खुद पे भरोसा करके अपना खुद का एक बड़ा आप एम्पायर बनाते हैं तो अब जब आप जाएंगे किसी ब्रांड के साथ Correct. तो वहाँ पे आपकी जो कंडीशन और शर्तें होंगी वो थोड़ी आपकी भी सुनी जाएंगी। हाँ। पहले क्या होता है कि आप जब जाते हैं एज एन एम्प्लॉय तो सारी शर्तें कंपनी की होती हैं, लेकिन जब आप किसी ब्रांड से आप जुड़ते हैं तो वो भी जानते हैं कि ये टीचर जैसे क्या शर्तें उसके बारे में बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी मैंने
एक कैरियरविल नाम की संस्था है जिनके साथ मेरा टाई अप अभी हुआ है। तो अभी क्या हो रहा है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो हमारी ग्रोथ हो रही है और यहाँ पे कंपनी की भी ग्रोथ हो रही है, दोनों ग्रो कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि दोनों की जो ऑडियंस है मिल करके वो आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं मिला आपको कि आप अपना चैनल नहीं चलाए, अपना कोचिंग नहीं रन करें? नहीं, वहाँ पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपने हिसाब से काम करिए। बस कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हमें रुक करके काम करना होता है, जैसे एप्लीकेशन पे कोर्सेस वोर्सेस को। बाकी हम बुक्स प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, कोर्सेज के लिए थोड़ा जी, सा जी। आप रुके हैं। तो हमने बुक लॉन्च करी, उसकी बहुत अच्छी सेल्स है। करेक्ट। स्टैटिक जीके की बुक लॉन्च करी है, थ्योरी भी लॉन्च है और ऑब्जेक्टिव बुक दोनों लॉन्च है वो। तो दोनों बुक का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। लेकिन जब मैं अगर अदर प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ था तो मैं उसे लॉन्च नहीं कर सकता था। करेक्ट करेक्ट। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या सिर्फ ऑनलाइन कोर्स को ही सेल करके एक इंडिपेंडेंट टीचर अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, तो राजा सर एक एग्जाम्पल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बुक्स और नोट्स को मोनेटाइज किया है। तो सर बस वही प्रोसेस ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि एज़ कम्पेयर टू क्रिएटिंग अ वीडियो कोर्स, बुक्स और नोट्स बनाना ज़्यादा आसान है। इस बारे में तो मैं बहुत अच्छा समझ पाता हूँ। आप कोई कोर्स बनाते हैं वीडियो, तो आपको टाइम देना पड़ता है। करेक्ट। आपको पीछे बैक एंड पे काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने एक बुक बना ली तो 3 से 4 साल तक वो बुक आप सेल कर सकते हो। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वालिटी मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपने एक बार प्रोडक्ट बना लिया, अब उसे आप सेल कर सकते हैं और हर प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। अब जैसे मेरी जो स्टैटिक जीके बुक है वो एसएससी के लिए भी है, रेलवे के लिए भी है और एफकेट, सीडीएस हर एग्ज़ाम्स को कैटर करती है। ग्रेट। कैसे बनती है सर बुक? जब एक टीचर उसे स्क्रैच से शुरुआत करने की कोशिश करता है, जैसे हमने एक पॉडकास्ट किया था डॉक्टर मनमोहन जोशी साहब ने, वो भी एक अच्छे टीचर है, उन्होंने भी अच्छे से डिटेल में बताया। पर जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे पता है कि आपके पास में कोई ऐसी बैकग्राउंड वाली टीम नहीं थी, आप इंडिपेंडेंट थे। तो आपने उस बुक को एज अ प्रोडक्ट कैसे बनाया? इसके लिए हमने बहुत सारे रिसर्च वर्क किया है। हमने कई सोर्सेस को फॉलो किया और इसके साथ साथ जो आज की डेट के लिए इम्पोर्टेंट है अपडेट्स, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं। तो हमने उस पैटर्न को पकड़ा, हमने उस ट्रेंड को पकड़ा और उसी हिसाब से हमने सारे पॉइंटर्स रखे। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही इंक्लूड किए जो आज के टीसीएस पैटर्न पर है, जैसे ऑनलाइन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमारे पीछे 3 से 4 लोग हैं जो रिसर्च पे काम करते हैं। फाइनल अप्रूवल मैं देता हूँ। ओके, तो मतलब टीम, छोटी सी टीम बिल्ड करके एक बुक, कितनी बुक अभी तक आपने अपने ऐप पे स्टार्ट करी है सेल करना? अभी तक लगभग सर हमने 7 से 8 बुक्स लॉन्च करी हैं। और बुक्स ही नहीं, ई बुक्स भी हम यहाँ पे सेल आउट करते हैं ऐप के माध्यम से। ऐप के माध्यम से। Great. अब ई बुक्स जो है, देखिए आप जो फिजिकल बुक्स बेचते हैं उसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक नंबर ऑफ सेट बनाना पड़ता प्रिंट है कराने पड़ते हैं और वो महंगी भी पड़ती है। हमारा बच्चा ई बुक्स डाउनलोड करता है, मंथली करंट अफेयर्स हो गया, ईयरली करंट अफेयर्स हो गया, और वो जा करके प्रिंट आउट निकाल लेता है। अब अरुणाचल प्रदेश में बच्चा जो पढ़ रहा है, हो सकता है उसके पास वो बुक पहुंच ना पाए, लेकिन ई बुक्स जो है उसके पास अवेलेबल है, वो डाउनलोड करेगा और जाकर के प्रिंट आउट निकालेगा, बढ़िया से पढ़। डर नहीं लगता? ई बुक्स तो ऐसे ही डाउनलोड हो जाती है, पायरेसी का कुछ? हमारे एप्लीकेशन पर बहुत सारे सर्वर्स हैं और जो कि इसको एनक्रिप्ट करते हैं। और मुझे खुशी है अगर किसी बच्चे का भला हो रहा है मेरी वजह से, तो कोई बात नहीं। ये मज़े की बात है। ऐसे अक्सर कई टीचरों को देखा है मैंने। अगर मैं चाहता हूँ कि शायद एज अ फ्रेंड आपको बोलना चाहता हूँ राजा सर, कि गलती से आपकी बुक कोई डाउनलोड करके यूट्यूब पे भी अपलोड कर दे या अपने गूगल पे अपलोड कर दे जी, क्योंकि इससे हमेशा एक टीचर को पॉपुलैरिटी मिलती है। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ऐसी हुई थी। अच्छा। बिहार का एक बहुत बड़ा चैनल है, हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बच्चे जान गए होंगे, और द ऑफिसर्स बस थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, आगे बच्चा जज कर लेगा। तो उसके एक टीचर रेगुलर मेरे कंटेंट को कॉपी करते थे। रेगुलर। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक टीचर मेरी चीज़ों से इंस्पायर होकर के पढ़ा रहा है, बहुत अच्छी बात है, और तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उन्होंने मेरी ई बुक्स को कॉपी किया, केवल अपना लोगो चेंज किया और वो प्रोडक्ट वो बेचना स्टार्ट कर दिए। ओहो। तो स्टूडेंट्स ने मेरे को फीडबैक दिया कि सर ये बुक्स तो आपकी है और बहुत बड़ा चैनल है बिहार का, मतलब खान सर के चैनल के बाद दूसरा तीसरा नंबर आता है उस चैनल का पूरे। क्या बात।
और फिर मैंने एक्शन लिया उनके ऊपर। बाद में उन्होंने कहा कि सर हमारे करियर पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, कोई लीगल एक्शन मत लीजिए। तो फिर मैंने टेक डाउन कर दिया उनको। ग्रेट ग्रेट। अब जैसे बुक तो आपने बनाई है जी। सेल कैसे किया? मैंने सेल किया, मैं ऑर्गेनिक ब्रांडिंग पे विश्वास करता हूँ। अगर आपके कंटेंट में, आपके प्रोडक्ट में दम है तो बच्चा अपने आप खरीदेगा। और माउथ पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा फील होता है कि जैसे आपने यूट्यूब पे बताया, यूट्यूब से 10 बच्चों ने खरीदा और 10 बच्चों ने रेफरेंस करके फिर किसी और को शेयर करवाया? जी, ऐसे मेरे पास बहुत सारे फीडबैक हैं। हालांकि मैं आजकल सोशल मीडिया का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, रेगुलर रील्स अपलोड करता हूँ, रेगुलर हम यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू उसे मोनेटाइज करते हैं, उसमें एड्स लगाते हैं, तो बच्चों तक पहुँच जाती है बुक्स। ये जब बुक्स लोगों तक पहुँच रही है जी, तो उससे फर्दर कोई रेफरेंस आपके दूसरी चीज़ों पे डिमांड, या फिर दूसरा कोई आइडिया, या दूसरी एक बच्चे ने एक बुक खरीदी और फिर दूसरी बुक और वो खरीद के, ऐसा रिकर्सिव कुछ वर्क हो रहा है इस पे? ये ट्रस्ट वर्क है। आपने एक काम अच्छा कर लिया ना, तो बच्चा ज़रूर ही बोलेगा कि अगर मुझे मान लीजिए एसएससी का कोर्स बनाना है, मैंने एसएससी का कोर्स बहुत ही बेहतरीन बनाया और उससे बच्चे सेलेक्ट हो गए। मेरे इंडिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑफिसर हैं, जो जज हैं, जो एसडीएम हैं, जो नायब तहसीलदार हैं, जो सीएमओ हैं। तो जब बच्चा ऐसा यहाँ पे पहुँच जाता है इस पोजीशन में, और उनसे लोग पूछते हैं कि आपने किससे पढ़ा, क्या आपने यहाँ पे स्टडी मटेरियल फॉलो किया, किसका वीडियो आपने देखा, तो वो माउथ पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। करेक्ट। मार्केटिंग अगर बहुत अच्छी किसी ने की, बायजूस ने करी, तो आज वो ख़त्म हो गया। तो आप देखें, हम आज बायजूस कहीं नहीं है। तो जो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पे ट्रस्ट करते हैं वो बहुत नहीं चलते। कंटेंट में लेकिन दृष्टि आईएएस, जिनका कंटेंट इतना बेहतरीन है सर, आज वो टॉप में है। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें ना सर एक बड़ा तर्क इस बात पे भी आता है कि आप बुक सेल करके कितना ही कर लेंगे। तो क्या इस बुक की वजह से आपकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई थी जो अनअकैडमी की कंपैरिजन में जो सैलरी थी? सर मैंने फिर उसके बाद कोर्सेज पे काम करना स्टार्ट किया। मतलब मुझे पता है बुक की एक लिमिटेशन है। बुक की एक लिमिटेशन है। तो ये बुक्स था। अच्छा, ये आपकी बुक की लिमिटेशन है, तो कितना % ऑफ रेवेन्यू आप बुक का कंसीडर कर सकते हो? कि जैसे अगर आपने सपोज एक्स अमाउंट 100% आपका रेवेन्यू आ रहा है, तो उसमें से कितना % आपका बुक का रिकरिंग बिजनेस आता है, जिससे ये हो कि कोई टीचर सिर्फ बुक पे डिपेंडेंट ना हो? इसके पीछे का मोटिव मेरा ये है। मैं आपको रेशियो बता देता हूँ। प्लीज बताइए सर। देखिए, 100% रेवेन्यू है मेरा, तो 25% यूट्यूब है, 50% वीडियो कोर्सेज हैं, और 25% ई बुक्स और टेस्ट सीरीज और टेस्ट पास है। ओके। हमारे टेस्ट पास, ऐसा टेस्ट पास हमने बनाया है, एक ऐसा हमने प्लान लेके आए कि बच्चा जो है एक ही टेस्ट पास खरीदेगा, ओके, और उसके माध्यम से 4000 प्लस टेस्ट अनलिमिटेड प्रैक्टिस वो कर सकता है। चाहे वो एसएससी की तैयारी करना चाहता है, चाहे वो रेलवे की तैयारी करना चाहता है, तो एक साल में उसको वैलिडिटी हम देते हैं 1 साल की, और भारत के जितने एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है करो। राजा सर, आपका खुद का प्लेटफॉर्म है, उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ गई करियर व्हील या फिर और किसी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में एसोसिएट होने की? देखिए, आपने शाहरुख खान को देखा है? बिल्कुल देखा है। उनका खुद का भी प्रोडक्शन हाउस है और दूसरे फिल्मों भी काम करते हैं। अच्छा। तो आज जो टीचर है ना, वो टीचर भी है, एक इन्फ्लुएंसर भी है। करेक्ट। अगर उसको ग्रोथ लेनी है तो हर एक प्लेटफॉर्म पे, और हर एक व्यक्ति को ऐसे सोच रखनी चाहिए कि उसको हर लोगों से जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कभी आप अपने प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हैं, जो आपका यूट्यूब चैनल है, अब आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जी, तो आपकी ब्रांडिंग आपके नाम से शायद वहाँ फायदा मिल जाए? सर उनकी ब्रांडिंग का मुझे भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल सही बात। तो ये एक म्यूचुअल, जैसे आप फॉर एग्जांपल हमारी इंडिया है, हमारी इंडिया चाइना से भी ट्रेड करती है और अमेरिका से भी ट्रेड करती है। इंडिया जो है अमेरिका को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, और चाइना इंडिया को ज़्यादा इंपोर्ट करता है। एज अ करंट अफेयर टीचर मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ। करेक्ट। तो अभी भी अगर प्रेजेंट में आप देखें तो अमेरिका और चाइना के साथ दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसा बोल दे भारत कि मैं तो सॉवरेन हूँ, मैं कुछ ट्रेड ही नहीं करूँगा, मैं खुद ही प्रोडक्शन करूँगा, तुम बेचोगे किसको? तो हर एक टीचर को अगर ग्रोथ करनी है तो उसे अच्छे ऑप्शंस भी तलाश करते रहने चाहिए। अब राजा सर, कुछ ऐसा पर्सनल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देना चाहे तो आपकी अपनी चॉइस है जी, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट पोर्शन पे जाएंगे। जी।
क्या राजा सर ने अपना प्लेटफॉर्म चालू किया और इस प्लेटफॉर्म को बहुत से लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके मन में एक होगा कि राजा सर एक, जैसे खान सर हमारे, जी और खान सर एक बड़े फेमस वेल नोन टीचर है और ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं। जी आप भी फेमस है, अपने स्टूडेंट्स के एक पर्टिकुलर डोमेन में फेमस है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू की बात करें जी कि आपका ओवरऑल रेवेन्यू जब इस प्लेटफॉर्म से आता है, तो क्या करियर विल या किसी और प्लेटफॉर्म से जुड़ने का इस रेवेन्यू पे इम्पेक्ट आएगा, और आएगा तो आपको उसकी नीड से फाइनेंशियल कितना आएगा? मतलब कैलकुलेटिव वे में मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये पैसा जो आपके पास में आएगा, अगर वो किसी एक बड़ी फैकल्टी के कंपैरिजन में देखें तो आप अपने को कहाँ देखते हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि लगभग इसमें 500% इंक्रीमेंट हो सकता है। इसके पीछे कारण है कि जैसे कैरियर विल है तो उनके पास ऑलरेडी इतने डाउनलोड्स हैं, उनके पास लगभग 20 मिलियन डाउनलोड्स हैं। तो वो डाउनलोड्स मेरे पास अभी 1 लाख डाउनलोड्स हैं। तो जब मैं कोई भी चीज़ लॉन्च करूंगा तो वहाँ पे रीच आउट ज़्यादा पहुँचेगी। करेक्ट। यहाँ भी मैं यहाँ पे लॉन्च करूंगा तो यहाँ पे मुझे रीच मिलेगी, और वहाँ पे लॉन्च करूंगा तो और वाइडर वॉल्यूम पे मैं खेलूंगा। तो वॉल्यूम के लिए मैं एसोसिएट हो रहा हूँ सर। ओके। बहुत ही ये कहूँगा कि एक अच्छी सोच और एक अच्छा इंटेंट लोगों को दिखेगा कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे है तो हम हमारे प्लेटफॉर्म को ही बड़ा बनाएं, जी पर जो थॉट प्रोसेस आपका है वो लिटरली आपको एक बड़ा और बड़े उस पर लेके जाएगा। मुझे भी आज बहुत कुछ इस पॉइंट पे मुझे बहुत समझ में आया। अक्सर मेरा भी पहला यही मानना होता था। नहीं, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। जैसे पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यू अपने आप में जायंट है, Correct. पर जायंट अपने से नहीं है। आपने एक नदी देखी है जो गंगा नदी निकलती है, करेक्ट। वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, सोन है, यमुना है, गंडक है, घाघर है। तो ये गंगा अपनी वजह से गंगा नहीं है, गंगा बहुत सारी सहायक नदियों की वजह से गंगा बनती है। अच्छा। तो उसी प्रकार पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यू ने बहुत सारे लोगों को एक्वायर किया है। तो पीडब्ल्यू आज एसोसिएट है ओनली आईएएस से, बहुत सारे जो अब दृष्टि से भी बात चल रही है। तो इन सबको ज़रूरत पड़ रही है, तो मुझे क्यों ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो हर एक टीचर को अपना ब्रांड बड़ा करना है, एम्पायर बड़ा बनाना है। पहले भी यही होता रहा है सर कि जब एक राजा निकलता था लड़ाई में तो वो सारे लोगों को एक्वायर करने की कोशिश करता था। आज भी वही प्लानिंग पॉलिसी चल रही है। बहुत बढ़िया सर, ऐसे ही इक्वेशन में आप भी आगे जाते रहे किसी के साथ जुड़कर और किसी को जोड़कर। जी दोनों ही बहुत बढ़िया। राजा सर, एक मेरे मन में हमेशा रहता है जी कि टीचर, बहुत सारे टीचर भी मुझसे अक्सर पूछते हैं, जी जैसे आज अगर हम करंट अफेयर की बात करें एक वाइडर लेवल पे, जी 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 जो स्टूडेंट को ना बोलते हुए कि हम लोग देखते हैं तो हम कुमार गौरव सर का नाम ले लेते हैं कि करंट अफेयर में बहुत बड़ा नाम है, और ऐसे कई बड़े बड़े चैनल्स हैं जो ऑलरेडी करंट अफेयर करते हैं। और मैं कहीं देखता हूँ कि एक राजा गुप्ता सर भी है जो करंट अफेयर के लिए बच्चों के बीच में जाने जाते हैं, और ऐसे कई सारे टीचर्स हैं जी। तो कभी ये नहीं लगता कि सर एक टीचर एक डोमेन में ऑलरेडी ये पर्सन इतने फेमस है तो क्या मुझे उस पर कंटिन्यूसली वर्क करना चाहिए, या ऐसा कभी मन में आया है आपके? सर मैंने कभी नहीं सोचा। कंपटीशन मेरा खुद से है। अब फॉर एग्जांपल आप सचिन और विराट को कंपेयर करते हैं तो सचिन तेंदुलकर ऑलरेडी एक गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं, पर अगर विराट कोहली सोच करके क्रिकेट नहीं खेलेगा कि भाई वो तो पहले से गॉड है। तो हमें बस अपनी प्रोसेस पे लगे रहना चाहिए, भगवान आउटपुट देता है। नहीं तो क्योंकि यूट्यूब के जरिए से बात कर रहा हूँ मैं जी जी ऑलरेडी किसी ने एक टॉपिक पढ़ा दिया, जैसे गंगा नदी के बारे में आप बता ही रहे थे कि कैसे जी। कनेक्ट होकर बड़ी बनती है। जी अब वो टॉपिक ऑलरेडी यूट्यूब पर है जी और उस पर आप भी पढ़ा रहे हैं, 500 टीचर 5000 टीचर और पढ़ा रहे हैं, तो कोई सेंस है उस चीज़ का? सर है सेंस, क्योंकि हर एक टीचर का टेस्ट अलग होता है, पढ़ाने की शैली अलग होती है, फ्लेवर अलग होता है। आप देखिए आज भी आप उसी टॉपिक पे कोई वीडियो बनाता है, उतने ही व्यूज़ आते हैं। अगर जितना ज़्यादा हम अपडेट करके चीज़ें डालते हैं तो वहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है। ज़रूरी नहीं आज भी नया बच्चा जुड़ रहा है, आप देखें कोई भी क्लास देखें, 11th-12th क्लास देखें आप, तो उसका कंटेंट बहुत सारा है, यूट्यूब पे भी है। आप क्लासेस देखेंगे ऑनलाइन तो बहुत सारी क्लासेस हैं, वेबसाइट में भी अवेलेबल है। लेकिन आज भी रिक्वायरमेंट है कि बच्चा 1-to-1 पढ़ना चाहता है, तो एक अलग इंटरेक्शन होता है, अलग अलग टेस्ट होता है टीचर का, तो बच्चा उससे फॉलो करने लगता है। जैसे आप देखिए खान सर का टेस्ट अलग है,
अंकित सर का टेस्ट अलग है और कुमार गौरव सर का टेस्ट अलग है, मेरा अलग है। तो ऐसा नहीं है कि जो कुमार सर को फॉलो करते हैं मुझे नहीं करते, और जो मुझे फॉलो नहीं करते हैं वो कुमार सर को नहीं करते। तो मतलब हर एक लोगों का टेस्ट है, फॉलोवर्स अलग अलग हैं। कुछ फर्क दिखा बीते समय, टाइम बढ़ रहा है जो, उसमें यूट्यूब पे कोई इम्पैक्ट आया? क्योंकि आपने उस दौर को भी देखा है जी जी। जब एक टाइम पे लाखों बच्चे लाइव हो जाते थे, हजारों बच्चे लाइव हो जाते थे, और एक ये दौर भी है जहाँ पर 2-4 हज़ार में भी काम चलाना पड़ जाता है। फ़र्क क्या, डिफरेंस देख रहे हैं आप एजुकेशन में यूट्यूब की ग्रोथ को लेके? सर जब से डिजिटाइज हो गई हैं चीज़ें, तो हर एक गांव के व्यक्ति को पता चल रहा है कि मैं भी पढ़ा सकता हूँ। अच्छा। आपने देखा होगा एक टीचर था, वो कूद कूद के पढ़ाता था, Correct. कूद कूद के जानिए ट्रिक्स वाला ऐसा कुछ। तो हर एक व्यक्ति के पास आज नेट है, हर एक व्यक्ति के पास सब कुछ अवेलेबल है, तो वो भी कुछ अच्छा करना चाहता है। इस कंपटीशन की वजह से सबके पास बच्चे थोड़ा बढ़ गए हैं। Correct. मेरी भी ऑडियंस घटी है और सारे टीचर्स की घटी है। इसके पीछे कारण ये है कि कॉम्पिटिटर ज़्यादा है, ऑडियंस कम है। पर इसी को दूसरे नज़रिए से मैं देखता हूँ तो पहले बच्चों के पास भी एक्सेस नहीं था। बिल्कुल तो इस बिल्कुल। बार बच्चे भी बड़े हैं, जी जी अब जी एजुकेट हुआ। जैसे हमारा एमपी का मार्केट था, जी। पहले ऑनलाइन को टाइम पे बड़ी दिक्कत होती थी, बच्चा एक्सेसिबल नहीं था, पर आज हर बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है। तो इससे मेरे ख्याल से इस बिजनेस में जब एक तरफा इस साइड से ग्रोथ हुई है तो इस साइड से भी ऑडियंस बड़ी ही है। नहीं सर, अगर हम अपनी प्लानिंग चेंज करें ना, हम प्रोसेस को चेंज करें ना, जैसे आप बच्चों को और कैसे इंटरेक्ट करा सकते हैं, उस चीज़ को और कितना सरल बना सकते हैं, तो बच्चा वापस से जुड़ता है। बीच में मेरा थोड़ा सा अभी मतलब ऐसा हुआ कि कम हो रहे थे, वापस से मैंने प्लानिंग चेंज करी, तो आपको अपडेट भी करना पड़ेगा। क्या चेंज किया आपने? जैसे क्या था कि मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था, फिर मैंने बर्निंग इश्यूज़ पे काम करना स्टार्ट किया। बर्निंग इश्यूज़ मतलब कि अभी भारत पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ, तो आप डेली करंट अफेयर्स में ये तो पढ़ा नहीं सकते, वो तो फैक्चुअल चीज़ें पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चा ये भी जानना चाहता है कि भारत पाकिस्तान की वॉर में कौन कहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे है, पाकिस्तान कहाँ पे है। तो मैं ये अपडेट लेके आया। इससे फ़ायदा हुआ? बिल्कुल। इससे क्या हुआ कि जनरल ऑडियंस पे मेरी रीच बढ़ने लगी। मेरे वो लोग भी स्टूडेंट हो गए जो 60 इयर्स के, 50 इयर्स के ऊपर के लोग हैं। कहीं ऐसा नहीं लगता कि 60 ईयर का पर्सन आपके कोर्स की परचेसिंग तो करेगा नहीं, तो फिर उन्हें वो बात पहुंचाने का मतलब क्या रहा? नहीं सर, करेगा। जब वो मुझे सुनेगा तो अपने बच्चों को बताएगा कि ये टीचर हैं, आप इनसे, और जब पेरेंट रिकमेंड करते हैं तो वो ज़्यादा बड़ी आपकी पॉपुलैरिटी होती है, पब्लिसिटी होती है, क्योंकि आपका पेरेंट ही आपका फ़ैन है, मतलब बच्चे स्टूडेंट का पेरेंट ही फ़ैन है, तो मतलब कि हाँ टीचर में दम है। मतलब ज्ञान अगर दे दिया है तो कहीं ना कहीं से उसका फायदा मिलेगा। होगा। मतलब नेकी कर और समुंदर में डाल। नहीं सर, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिल बहुत जाएगा। स्कोप है सर, बहुत स्कोप है। किसी ने अच्छे से काम किया ना तो बहुत स्कोप है। कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। व्यूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो बदलता रहता है। आपकी जो सीरियस ऑडियंस है वो आपको देखेगी और नई ऑडियंस आपकी जुड़ती जाए। जितने ज़्यादा आप वीडियो डालोगे उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर आते हैं, उतनी ऑडियंस बढ़ती है। कभी ऐसा नहीं लगता ना राजा सर, आपने कुछ 1400 वीडियो डाल चुके हैं अभी आप मेरे ख्याल से अपने यूट्यूब चैनल पे पिछले 7 महीने में, और उसके बाद आपके कुछ 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं और कंटिन्यूसली ग्रोथ होती जा रही है जी। कभी ऐसा नहीं लगता कि इतना मेहनत कंटिन्यूसली करते ही रहना पड़ेगी, नहीं तो एक टाइम पे पूरा चैनल भी स्टॉप होगा, ये भी आगे नहीं बढ़ेगा? उस समय क्या सोचते हैं आप, क्या आता है उसको, उस बात को लेके मन में? सर देखिए, टीचर का कभी भी पोजीशन ख़त्म नहीं होगा। टीचर जो अच्छा टीचर है उसके लिए हमेशा मार्केट में स्पेस है। आज भी टीचर की बहुत वैल्यू है। आप अगर सुनते होंगे दृष्टि इसके जो फाउंडर है विकास दिव्यकीर्ति, बिल्कुल। उनके 3 से 4 घंटे 5 घंटे के लेक्चर होते हैं। वो किसी भी डिजिटल पैनल बोर्ड में नहीं पढ़ाते, एकदम वाइट बोर्ड में पढ़ाते हैं। देखा है बिल्कुल। लेकिन बच्चा उनको भी आज सुनता है। बिल्कुल। तो अगर आपके अंदर क्वालिटी होगी तो बच्चा उस समय भी पढ़ेगा, उस समय भी सुनेगा। सो राजा गुप्ता एज अ टीचर किन टीचर से इंस्पिरेशन लेते हैं? अगर एक टीचर को, किसी एक यंगस्टर को टीचर बनना है तो उसे किस टीचर को देखना चाहिए ताकि उसे ये कुछ पॉइंट क्लियर होने लगे? ऐसे कुछ टीचर्स के नाम और उनके बारे में थोड़ी। सबसे पहला नाम आता है विकास दिव्यकीर्ति सर का। दूसरे हैं अंकित अवस्थी सर। तीसरे हैं सुदर्शन गुर्जर, जो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। सुदर्शन गुर्जर आज अनअकैडमी में बहुत बड़ा नाम है। अच्छा। यूपीएससी सेगमेंट में किंग है वो, मतलब गॉड है।
क्या क्वालिटी है इन तीनों टीचर्स की जिनका आपने नाम लिया आपके अकॉर्डिंग, जो उनसे सीखना ही चाहिए एक सबसे टीचर को? पहला है सर, बहुत ही कंसिस्टेंट, हम्म, रिसर्च ओरिएंटेड और अपनी पैशन, अपनी फील्ड पे बहुत प्यार करते हैं ये, मैं जितना ऑब्जर्व कर पाया हूँ। और एक बहुत ही पॉपुलर टीचर हैं, वो है खान सर, आप भी जानते हैं, पूरा इंडिया भारत जानता जानता है। बट मैं उनसे इंस्पायर नहीं होता काफ़ी, क्योंकि जितनी कंसिस्टेंसी के साथ हम्म, अंकित अवस्थी वीडियो डालते हैं, हम्म, उनको नॉलेज है, जो हर टॉपिक पे डिस्कशन होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ मच मोर ब्रिलियंट देन खान सर। हम्म, और मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर होता हूँ। मैं खान सर से उतना कभी इंस्पायर नहीं हुआ, और जितना मैं अंकित अवस्थी सर से, विकास दिव्यकीर्ति सर से, सुदर्शन गुर्जर सर से, और एक और बहुत अच्छे टीचर हैं हम्म, जो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और वो इंदौर के ही हैं, आकार IAS के डायरेक्टर, वो हैं अश्वनी सर। अच्छा। हाँ, मैं उनके छोटा भाई जैसा ही रहा हूँ, मेरे गुरु भी हैं वो, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है सर। great। जब भी मैं किसी प्रकार की प्रॉब्लम में फंसता हूँ, तो मैं सुदर्शन सर और अश्वनी सर दोनों को मैं रीच आउट करता हूँ। मेरे वो गुरु पहले से ही रहे हैं, मैं पढ़ा भी हूँ। पढ़े भी आप उनसे? जी। ग्रेट ग्रेट। अब आपने जैसे करंट अफेयर को लेके बता दिया कि कंपटीशन है तो भी आपको होना ज़रूरी जी है, जी जी आपकी टीचिंग की इंस्पिरेशन भी है। अब आप जब इस मार्केट में काम कर रहे हैं, अभी जब एजुकेशन को एक प्रॉपर तरीके से आप देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा कंपटीशन आसपास है, जी। तो उसको कैसे देखते हैं आप कि ये जो कंपटीशन क्या कहीं खा जाएंगे एक छोटे टीचर को? क्योंकि मैं आपको एक छोटे टीचर की नज़रिए से देखता नहीं, हूँ। छोटे छोटे डेफिनेटली। टीचर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, कई कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं। आज मार्केट में बड़े जाइंट्स है, ग्रोइंग जैसे फील्ड में। जैसे हाँ, बड़े बड़े जॉइंट्स है। जैसे मैंने कई कंपनीज को, छोटी छोटी कंपनी को प्रमोट किया। जैसे जी। जैसे आप यहाँ पीछे डिजिटल बोर्ड ही देख रहे हैं, ये AI वॉफ कंपनी का डिजिटल बोर्ड है। ओके सर। हम इनसे एसोसिएट है, और इनकी कंपैरिजन में बड़ी ये छोटी कंपनी इसलिए कहा जाता है, कहा लेता हूँ, क्योंकि इनका रीच आज पूरे भारत में है। पर इतने जिस लेवल पर हम बात करें LG BenQ है, तो फिर उनको मैं बड़ा कह देता हूँ। वैसे ही राजा सर एक पूरी तरीके से एक बड़े टीचर है, इवन फाइनेंशियली। बट जब हम कंपैरिजन पे आए तो हमें लगता है कि यहाँ कंपटीशन PW से हो गया, डेफिनेटली डेफिनेटली। यहाँ कंपटीशन दृष्टि से हो गया, तो हम वैसे ही डर जाते हैं। तो क्या वो डर आप में है? आपको लगता है उस चीज़ को लेके कि क्या मैं इतना बड़ा बन पाऊंगा, पहला क्वेश्चन? और ना भी बन पाऊँ तो क्या मेरी लाइफ, जो मेरी डिज़ायर है वो पूरी हो जाएगी एज अ बड़े टीचर को आप जो देखते होंगे? सर, अब तक मेरी जो लाइफ रही है ना, मैंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल देख लिया है ना, कि आने वाला जितना बड़ा स्ट्रगल है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मेरा जो बेंचमार्क माउंट एवरेस्ट है, तो मैं मकालू और कंचनजंगा से क्यों डरूं, जो कि सेकंड थर्ड लार्जेस्ट है। तो ये सारे कंपटीशन पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। एक समय अलग पांडे सर को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब वो यूट्यूब से फेमस हुए तो आज दुनिया के, वर्ल्ड के, मतलब एडटेक इंडस्ट्री में सबसे नंबर 1 बन गए। तो अगर वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल सही बात है। शायद मेरा समय बदल जाए, मैं PW एक्वायर कर लूँ। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता मतलब ये बात मजाक में बोली है, शायद बाद में हो जाए सच। क्योंकि कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा इस दुनिया में, शुरुआत उनकी ऐसी ही होती है सर। हर व्यक्ति की शुरुआत यहीं से हुई है। चाहे वो आप कोई भी कंपनी देख लें, 10 साल पहले एलन मस्क 2009 में वो बैंकरप्ट थे, सब कुछ लुट गया था, आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति हैं। तो ये थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दुनिया का कोई व्यक्ति क्या कर रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे इससे वो फ़र्क important पड़ता है। है। क्योंकि अगर मैं 0 से 1 बना हूँ तो 1 से 10 भी बन जाऊँगा, बिल्कुल सही बात है। आज नहीं तो कल। हर एक करंट अफेयर टीचर जिन्हें भी मैंने जाना है, जी उन टीचर को एक चीज़ देखा, कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन अगर किसी से पूछी जाए तो हर इंसान की अलग होती है, पर एक करंट अफेयर टीचर की डेफिनेशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। और वो क्या होती है आप भी जानते हैं, मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो सर बताइए, क्या है डेफिनेशन यूट्यूब की कंसिस्टेंसी, ऑनलाइन टीचर की कंसिस्टेंसी, अपने बिजनेस की कंसिस्टेंसी? तो क्या है वो कंसिस्टेंसी आपके नज़र में? सर, कंसिस्टेंसी मतलब आप किसी भी फील्ड में देखें, कोई भी फील्ड देखें, आप किसी फील्ड में कंसिस्टेंट हैं, ग्रोथ आपको मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कंसिस्टेंट हैं और आपको ग्रोथ ना मिले। इसका एग्जांपल मैं ही हूँ। मैं 1280 दिनों से लगातार मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, रुके नहीं उसमें? रुके एक भी दिन मैं रुका नहीं हूँ। मैं
अलमारी में घुस करके रिकॉर्डिंग किया हूँ। जब मेरे पास एक हॉल था तो इको आ रहा था, तो एक हमारे पास बड़ी सी अलमारी थी, तो मैं उसके अंदर घुस जाता था। अगर मुझे बाहर ट्रैवल करना होता था, अब इको आ रहा है, तो मैं कंबल ले लेता था या चादर ले लेता था और उसको मैं बंद करके रिकॉर्डिंग करता था कि इको जनरेट ना हो। अच्छा। और मैं एडिटिंग उसको ट्रेन में कर रहा हूँ, कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और ये आप तब कर रहे थे जब आप अकेले थे? जब मैं अकेला था। मतलब इसके पीछे कोई एक टीम नहीं है जिसने पीडीएफ दे दी या दूसरे पर्सन ने एडिटिंग कर दी, रिकॉर्डिंग कर नहीं, दी? ऐसा नहीं। मेरी कंटेंट टीम ने बहुत हेल्प किया है इसमें, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, पर शुरू में नहीं थी वो। शुरू में Correct. तो मुझे खुद ही करना पड़ता था। तो कई बार ऐसा होता था, मैं फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ, 3 बजे मैं लेट नाइट पार्टी कर रहा हूँ, तो 4 बजे मैं उठ करके रिकॉर्डिंग किया। ऐसा लगभग 200-300 बार हो ये चुका है। करंट अफेयर टीचर होने के लिए मजबूरी थी या फिर पैशन की वजह से? सर, पैशन भी है और मजबूरी भी है। अच्छा। क्योंकि जैसा पेपर आता है आपके सुबह 6 बजे, आपको चाहिए 5 बजे, Correct. वैसे ही मेरा बच्चा सुबह 6 बजे उठ करके 5 बजे उठ करके मेरे करंट अफेयर्स का वेट करता है। और उससे हम वो एक उम्मीद है कि आज मेरे को सर करंट अफेयर्स देंगे, डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ देंगे जो इसके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुमार गौरव सर भी हैं। अरे बिल्कुल, कुमार गौरव सर भी हैं, हालांकि मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया है, वो शायद अभी नंबर 1 पे हैं और मैं कहीं सेकंड थर्ड फोर्थ में आता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल। कुमार गौरव सर से जब मैंने पॉडकास्ट शूट किया था उनके साथ में भी, तो वो भी कहते थे, उन्होंने बहुत ही उस टाइम जिस तरीके से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने उनसे पूरा करंट अफेयर उससे रिलेटेड, आप देखिएगा उस पॉडकास्ट को, और उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ें बताई जो मुझे लगता है कि एक करंट अफेयर टीचर है, नॉर्मल टीचर हो, उन्होंने बहुत से ऐसे पॉइंट्स दिए। जेम पर्सन है वो इस मामले में। उन्होंने इतनी मतलब उनका पहला पॉडकास्ट शायद मेरे साथ ही था। जी, मैंने देखा है उसे। अच्छा, देखा है? अरे क्या बात है। मैंने देखा है, क्योंकि जहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीख सकते हैं। बिल्कुल, ये एक अच्छे शिक्षक की निशानी मैं मानता हूँ कि टीचर वही है जो कंटिन्यूअसली सीखता रहता है। तो मैं उनसे मैं भी सीखता हूँ, ऐसा नहीं है, हर एक टीचर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल, और यही प्रोसेस ही है सर। ग्रेट सर, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जो क्वेश्चन मैंने पूछे, मुझे जो एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही क्लियरिटी से आपने आंसर दिया। और मुझे लगता है कि जब भी कोई टीचर इस पॉडकास्ट को देखेगा या फिर कोई दूसरा पर्सन, एक स्टूडेंट भी आपका देख रहा होगा, तो उसे ये चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि संघर्ष करने से आप एक एंड पर ज़रूर पहुँचेंगे, आपकी सक्सेस की डेफिनेशन ज़रूर फुलफिल होगी। और राजा सर, जितना टाइम से मैं आपको देखते आ रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसे कुछ ही टीचर्स हैं जिनको मुझे लगा कि जिनसे मैं कुछ पूछ कर किसी दूसरे टीचर को कुछ सिखा पाऊँ, और ये पॉडकास्ट का मोटिव ही हुआ था। और मुझे लगता है कुछ हद तक मैंने सही क्वेश्चन कर और आपके एक्सपर्ट आंसर होकर जो मेरा मोटिव था वो मोटिव क्लियर हो चुका। सर, आपने जो समय दिया वो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, और थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए। और बस यही कहूँगा कि जाते जाते कुछ टीचर्स को अगर आप एक टिप देना चाहें और इसी पॉडकास्ट को आप क्लोजर करें जी, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, देखिए, मैं अगर कोई भी टीचर अगर इस फील्ड में आना चाहता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसके कंटेंट में बहुत ही अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चा जो है, आप कितना भी कैसी फॉर्मेट में पढ़ा लो, लेकिन कंटेंट आपका गड़बड़ है तो बच्चा आपको पसंद नहीं करेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि आज टेक्नोलॉजी ड्रिवन फ्यूचर है, तो टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। बच्चा चाहता है कि उसे विजुलाइज कराया जा सके, इमेजेस का इस्तेमाल हो, टेस्ट फॉर्मेट में चीज़ें कम हो और कंटेंट अच्छा हो। तीसरा, कंसिस्टेंसीज, अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा है तो डिसिप्लिन जिसे हम कहते हैं, तो उसे डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और चौथी, आज एक टीचर को इन्फ्लुएंसर भी बनना ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अलग अलग तरीके से वो ऑडियंस से इंटरेक्ट करना उसको आना चाहिए। तो राजा सर ने 5 किलो वेट लॉस किया है, मतलब राजा सर पूरी तैयारी के साथ में एक इन्फ्लुएंसर बनने जा रहे हैं। डेफिनेटली सर। मैं मतलब बीच में काफ़ी फिट था और हिट भी था, लेकिन 2023-24 में मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गया। ऑनलाइन वर्क का ड्रॉबैक भी है, आप एक जगह पे हो जाते हैं, आप मूवमेंट कम कर देते हैं, तो उस समय आपकी कैलोरी बढ़ रही होती है और आपको पता नहीं चलता। मेरे साथ भी तो मतलब छठा पॉइंट ये ऐड कर ले कि हेल्थ पे भी ध्यान रखना है। हेल्थ पे ध्यान देना तो बहुत ज़रूरी है, हर एक टीचर को, हर एक स्टूडेंट को। तो मैंने अब कसम खाई है
कि अब जो है 6 पैक्स, अगला पॉडकास्ट होगा 6 पैक एप्स के साथ। मैं वेट करूंगा मैं। अब अगला पॉडकास्ट राजा गुप्ता सर के साथ में होगा, जब राजा गुप्ता सर 5 किलो नहीं 15 किलो वेट लॉस करेंगे। और एक और बात जी, अगर आपकी ग्रोथ अभी यहाँ है तो हम वहाँ देखकर उस पॉडकास्ट को लेके जाएंगे सर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद सर, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ बैठ करके बात कर रहा हूँ। ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है, अरे सर, क्योंकि आप भी कोई छोटी पर्सनालिटी अरे नहीं नहीं सर, है। बस। आज के ज़माने में मैं देख पा रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपने इतनी ग्रोथ करी है और जितना आपने एक एम्पायर बनाया है, वो भी कोई छोटी फीट नहीं है। कोशिश जारी है सर, आप लोगों की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और आगे इंस्पिरेशन की बात कह रहे थे, तो एक इंस्पिरेशन आप भी हैं मेरे। अरे सर, सौभाग्य मेरा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।